राष्ट्रपति का काफिला सिटी हॉल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी सड़क पर खड़े एक अपाहिज भिखारी को पुलिस वाले वहां से हटा रहे थे। पुलिस ने उस भिखारी को रास्ता बदलने के लिए डांटा और चेतावनी के तौर पर अपना हाथ अपनी कमर पर रखी बंदूक पर रख लिया। अचानक भिखारी ने भी एक बंदूक निकाली और पुलिस वाले को गोली मार दी। गोली मारने के तुरंत बाद उस हमलावर ने अपना भेष उतार दिया। उसने अपने पास रखा बम लगा हुआ एक स्टील का पाइप उठाया और जैसे ही राष्ट्रपति का काफिला उसके करीब आया, उसने जोरदार धमाका करने वाला वह बम काफिले की बीच वाली कार पर चिपका दिया। तेज बम फटने से काफिले की तीसरी कार पूरी तरह से खत्म हो गई। हालांकि राष्ट्रपति की कार तब तक आगे निकल चुकी थी, लेकिन काफिले की आखिरी सुरक्षा कार धमाके के कारण सड़क पर रुक गई। सीक्रेट सर्विस एजेंट जिसका नाम जैक था, उसने तुरंत हेडक्वार्टर को मदद के लिए संपर्क किया। तभी साथ वाले गार्ड भी गद्दार निकल गए। खुशकिस्मती से जैक ने समय पर जवाब दिया और उस हमलावर को तुरंत मार गिराया। मगर इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, पास ही दो और हथियारबंद लोग अपना असली रूप दिखाते हुए अपनी बंदूकें लेकर तेजी से उनकी कार की ओर बढ़ने लगे। सीक्रेट सर्विस चीफ समझ गया कि वह अब जिंदा नहीं बचेगा। उसने अपनी जान खतरे में डालकर बचाई गई एक सीक्रेट डिवाइस जैक को दे दी और उससे कहा कि वह किसी भी कीमत पर इसकी रक्षा करे। यह साफ हो गया था कि इन हमलावरों का असली निशाना राष्ट्रपति नहीं, बल्कि सीक्रेट सर्विस चीफ के हाथ में मौजूद वह डिवाइस थी। बुलेट प्रूफ कार थोड़ी देर के लिए तो गोलीबारी झेल सकती थी, लेकिन अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो आखिर में वे सभी मारे जाते। जैक ने चीफ की दी हुई वह चीज ली। अब वहां से बचने का केवल एक ही तरीका था, लड़कर बाहर निकलना। धुएं के बम, स्टन ग्रेनेड और फ्लैश बम की आड़ में जैक उस जगह से बच निकला। जब हथियारबंद लोग जब गाड़ी के पास पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि जिस चीज को वे ढूंढ रहे थे वह कार में नहीं है और पुलिस भी करीब आ रही है, तो वे भी भाग गए। ठीक उसी समय जब राष्ट्रपति के काफिले पर यह घटना हुई, सिटी हॉल के दरवाजे पर काफिले का इंतजार कर रही एजेंटों की दूसरी टीम पर भी हमला हुआ। उन्हें बमों और जहरीली गैस से निशाना बनाया गया। सीक्रेट सर्विस की यह छोटी सी टीम राष्ट्रपति की सुरक्षा के अलावा एक रहस्यमय हैंडबैग उपराष्ट्रपति को देने की जिम्मेदारी भी निभा रही थी। यह साफ तौर पर एक प्लान किया हुआ आतंकवादी हमला था। रक्षा मंत्रालय का एजेंट ओवेन हैंडबैग में रखी चीज लेकर अपने घायल साथी को कवर देते हुए फायरिंग करता हुआ वहां से भागा। वह पास की एक इमारत में घुसा जो कि CIA का एक सीक्रेट एजेंट सेफ हाउस था। सेफ हाउस का मैनेजर एंडरसन दूर से ही यह लड़ाई देख रहा था। उसने तुरंत न्यूज चैनल चालू किया। मीडिया ने बहुत तेजी से काम किया और 10 मिनट के अंदर खबर आ गई। न्यूज में बताया गया कि उपराष्ट्रपति का काफिला लॉस एंजल्स सिटी हॉल जाते समय हमले का शिकार हुआ और साथ ही सिटी हॉल चौक पर भी हमला हुआ। खबर सुनते ही एंडरसन ने आने वाले मेहमानों के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। इस समय सेना, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें विस्फोट वाली जगह की ओर बढ़ रही थीं। भाग निकले जैक ने एक राहगीर का फोन लेकर तुरंत मुख्य दफ्तर से संपर्क किया। उसकी कॉल रक्षा मंत्रालय के जनरल मार्शल के फोन पर ट्रांसफर हुई। जैक ने जनरल को हमले और साथी के धोखे की पूरी बात बताई। चीफ मर चुका था, लेकिन उसके पास मौजूद बेहद गुप्त जानकारी वाली डिवाइस अब जैक के पास थी। जनरल ने उसे एक रहस्यमय कोड बताया और आदेश दिया कि जैक और बाकी बचे एजेंट शहर के सेफ हाउस में जाकर इंतजार करें। जैक को समझ नहीं आया कि इतनी जरूरी चीज होने पर भी उसे मुख्य दफ्तर क्यों नहीं लौटना है, बल्कि एक अलग थलग सेफ हाउस में क्यों जाना है। जनरल ने कोई वजह नहीं बताई, बस एक पता बताया और तुरंत वहां जाने को कहा। साथ ही किसी पर भरोसा न करने की चेतावनी दी। जैक जानता था कि वह जिस चीज की रक्षा कर रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जनरल की बात मानकर तुरंत सेफ हाउस की ओर चल दिया। जनरल ने कमांड सेंटर से लॉस एंजल्स सेफ हाउस के मैनेजर एंडरसन से संपर्क किया और 3 एजेंटों को अंदर लेने की तैयारी करने को कहा। सब कुछ प्लान के अनुसार ही हो रहा था। ठीक उसी समय जैक सेफ हाउस के नीचे पहुंचा। उसने जनरल द्वारा दिया गया कोड बताया। ओवेन भी अपने घायल साथी को लेकर यहीं पहुंचा था। ये तीनों ही जनरल द्वारा बताए गए एजेंट थे। एंडरसन ने उन्हें तुरंत अंदर आने दिया। तीनों अंदर आए। एंडरसन ने सबसे पहले घायल एजेंट की जांच करने वाली मशीन से जांच की। अच्छी बात यह थी कि विस्फोट आंसू गैस का था, जानलेवा नहीं। यह घायल एजेंट डैनियल न केवल ओवेन का साथी था बल्कि उसका प्रेमी भी था। ओवेन ने तुरंत उपचार फ्रिज से इंजेक्शन निकाल कर लगाया और पानी पिलाया। डैनियल को अब काफी बेहतर महसूस हो रहा था। मैनेजर एंडरसन को केवल 3 एजेंटों को अंदर लेने का आदेश था, लेकिन नीचे फिर से घंटी बजी। यह सुनकर सब हैरान हो गए। सामने वाले को सेफ हाउस का कोड कैसे पता है? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद एंडरसन ने प्रवेश दिया। जैसे ही वह व्यक्ति अंदर आया, दरवाजा पूरी तरह बंद होने से पहले ही एक और रहस्यमय व्यक्ति ने उसे रोक दिया। जब चौथा व्यक्ति सेफ हाउस में दाखिल हुआ तो उसने तुरंत बंदूक तान दी। ठीक उसी वक्त जब माहौल तनावपूर्ण हो गया, 5वां व्यक्ति पीछे से प्रकट हुआ। वह CIA मुख्यालय से आया होल्टन था। होल्टन के आने से माहौल थोड़ा शांत हुआ। बीच में फंसा व्यक्ति
व्यक्ति होमलैंड सिक्योरिटी का सोरो था। पांचों ने जल्दी से अपनी पहचान बताई। उनमें CIA का होल्टन पद में सबसे ऊंचा था। वह एंडरसन का बॉस भी था, इसलिए सेफ हाउस का अस्थायी कमांडर वही बन गया। जैक जिस चीज की रक्षा कर रहा था वह राष्ट्रीय स्तर की बहुत गुप्त थी, इसलिए वह सभी से बहुत सतर्क था और एंडरसन से सुरक्षित टेलीफोन लाइन मांगी। एंडरसन ने मना नहीं किया। जैक ने उससे दूर जाकर कंट्रोल पैनल से रक्षा मंत्रालय के जनरल से संपर्क किया। जनरल ने कहा कि हमले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है और जांच में पता चला कि विस्फोट रिमोट से किया गया था। जैक ने कमरे की स्थिति बताई। जनरल ने कहा कि उसके पास जो चीज है वह किसी को न बताए और वह तुरंत लोग भेज रहा है। जैक मान गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जनरल का फिर फोन आया और इस बार सभी ने सुना। जनरल ने कहा कि पुलिस और नेशनल गार्ड ने आसपास 2 मील के इलाके के लोगों को हटा दिया है। इसका मतलब है कि वे सब इस सेफ हाउस में फंस गए हैं और अलर्ट हटने तक कोई बाहर नहीं जा सकता। जैक ने हैरानी से पूछा कि क्या इसमें वह भी है। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जनरल ने CIA के होल्टन को अकेले फोन पर बुलाया। किसी को नहीं पता कि जनरल ने उसे क्या कहा, लेकिन इससे सबको शक होने लगा। अचानक कम्युनिकेशन कट गया। पूरे सेफ हाउस की बिजली बाहर से काट दी गई। सभी समझ गए कि उन्हें जानबूझकर यहाँ फंसाया गया है। वे दरवाजा खोलना चाहते थे, लेकिन मोटा स्टील का दरवाजा नहीं खुला। जैक बहुत शांत रहा। उसने होल्टन से पूछा कि जनरल ने आखिर में क्या कहा, लेकिन होल्टन ने कुछ नहीं बताया। बैकअप बैटरी सिर्फ रोशनी के लिए थी और फोन सिग्नल को भी बाहर से ब्लॉक कर दिया गया था। सभी एक साथ होल्टन की ओर देखने लगे। वे जानना चाहते थे कि जनरल ने क्या कहा। तब होल्टन ने जनरल की आखिरी बात बताई। कमांड सेंटर ने आज के हमले के विस्फोट सिग्नल को यहीं से ट्रेस किया है, यानी कमांड सेंटर को शक है कि हम में से कोई गद्दार है, इसलिए सेफ हाउस को अलग कर दिया गया है। जनरल की इस बात से आपस में शक पैदा हो गया। जैक सिर्फ अपनी चीज की रक्षा कर रहा था, वह मामला बढ़ाना नहीं चाहता था। गलतफहमी से बचने के लिए होल्टन ने कहा कि सभी एक दूसरे की नजर में रहें। आराम के बाद ओवेन का प्रेमी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। डैनियल ने ओवेन से अभी की घटना सुनी। दोनों ने चर्चा कर इस मिशन के बारे में बताया। रक्षा मंत्रालय का ओवेन सिटी हॉल में राष्ट्रपति का इंतजार कर रहा था ताकि हैंडबैग की यह डिवाइस उपराष्ट्रपति को दे सके। यह डिवाइस सिर्फ ओवेन की आंख की पुतली से ही एक्टिवेट होती है। ओवेन ने इसका सही काम नहीं बताया। ओवेन और डैनियल जिस चीज की रक्षा कर रहे थे वह जैक वाली डिवाइस जैसी ही थी, लेकिन जैक जनरल के सख्त आदेश का पालन करता था। वह किसी को नहीं बताएगा, लेकिन अब सभी का शक उसी पर था। खासकर होमलैंड सिक्योरिटी का सोरो, जो पैरानॉइड था, उसे और भी खराब लग रहा था। जब वे आपस में बहस कर रहे थे, एंडरसन ने एकतरफा बुलेट प्रूफ शीशे के बाहर परछाई देखी। तभी 3 प्रशिक्षित हथियारबंद लोग तालमेल बनाकर सेफ हाउस में घुस आए। जैक की बंदूक में गोली खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी टाई खोली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। सभी ने भारी कीमत चुकाकर आखिर उन तीनों हथियारबंद लोगों को काबू कर लिया, लेकिन होल्टन द्वारा मारे गए आदमी के शरीर से टिक टिक की आवाज आई। अचानक कमरे में तेज धमाका हुआ। जैक द्वारा पकड़ा गया व्यक्ति मौका पाकर भाग निकला। विस्फोट की लहर से दोनों पक्ष चौंक कर उठे। ओवेन ने देखा कि उसका प्रेमी एक हथियारबंद आदमी से लड़ रहा है। उसने जल्दी से जमीन से बंदूक उठाई और मदद की। डैनियल ने ओवेन को बचाने के लिए गर्दन पर गोली खाई, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। बाकी लोग मौके का जायजा ले रहे थे। इस लड़ाई में 6 बनाम 3 थे। फिर भी एक साथी की जान गई और बाकी सब हल्के घायल थे। परिणाम बहुत खराब था। प्रेमी को खुद को बचाने के लिए जान देनी पड़ी और ओवेन को गहरा अपराध बोध महसूस हुआ। लगातार 2 हथियारबंद लोगों में विस्फोट हुआ था, जिससे उन्हें समझ आया। उन्होंने तुरंत तीसरे मारे गए हथियारबंद व्यक्ति की जांच की। सच में उसके शरीर पर पल्स ट्रिगर बम लगा था। ट्रिगर गोली से टूट गया था, इसलिए विस्फोट नहीं हुआ। छत से लटकी 3 रस्सियां गायब थीं। यह साफ था कि वे मरने की तैयारी के साथ आए थे। इस समय सेना और पुलिस ने शहर के सभी लोगों को हटा दिया था। उनकी लड़ाई को कोई बाहरी मदद नहीं मिल सकती थी। हालात उनकी उम्मीद से ज्यादा बुरे थे। सभी ने फिर से जैक पर शक करना शुरू कर दिया, खासकर अभी प्रेमी को खो चुके ओवेन ने। उसने सारा गुस्सा जैक पर निकाला, क्योंकि वह हमेशा कुछ छिपा रहा था। जैक की सख्ती ने थोड़ी देर के लिए सभी को शांत किया, लेकिन अब वह निशाने पर आ गया था। एंडरसन ने ओवेन का साथ दिया तो उसे भी पीटा गया। दोनों का रिश्ता और करीब हो गया। एंडरसन की जिज्ञासा में ओवेन ने अपना अतीत बताना शुरू किया, लेकिन अचानक खिड़की से तेज आवाज वाला हमला हुआ। सभी आवाज रोकने वाले एक इंटरोगेशन रूम में छिप गए। ठीक तभी दुश्मनों की दूसरी लहर पहुंच गई। उन्होंने जहरीली गैस को वेंटिलेशन पाइप में छोड़ा, फिर उपकरण कक्ष की ब्लॉकिंग को उड़ा दिया। 2 मास्क पहने हथियारबंद लोग छेद से तेजी से नीचे उतरे। पूछताछ कक्ष में लोग अचानक हमले में आ गए। उन्होंने गीले कपड़े से मुंह ढका और हथियारों के लिए स्टोर रूम की ओर बढ़े। बाहर भी धुआं भरा था। सभी सतर्क थे, लेकिन एक एक कर हथियारबंद लोगों के छिपे हुए हमले का शिकार हुए। इस दूसरी लहर में एक मारा गया तो विस्फोट हुआ, दूसरा बेहोश हो गया। एंडरसन ने उसके शरीर की तलाशी ली। बम नहीं मिला तो उसे बांध दिया गया। सेफ हाउस से भागने के लिए वे हथियारबंद लोगों द्वारा बनाए गए छेद से ऊपर चढ़कर देखने लगे, लेकिन ऊपर प्लास्टिक विस्फोटक लगा था। ट्रिगर होने पर सभी मर जाते। भागने का मौका फिर खत्म हो गया। अब उम्मीद सिर्फ इस गिरफ्तार किए गए हथियारबंद व्यक्ति पर थी, यह जानने के लिए कि यह सब किसने प्लान किया। सभी
ने बारी बारी से पूछताछ शुरू की, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोला। होल्टन की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। सोरो आया तो उसने सवाल नहीं पूछा, सीधे हिंसा शुरू कर दी। सोरो के तरीके बहुत क्रूर थे। उसने उसकी एक उंगली तोड़ दी। मलबे में एक इलेक्ट्रिक शॉक गन मिली। सामने वाला अभी भी जिद्दी था। उसने बिना झिझके इलेक्ट्रिक शॉक दिया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया, लेकिन वह मरने का इरादा लेकर आया था। शुरू से अंत तक एक शब्द नहीं बोला। ओवेन को डर था कि वह उसे मार न डाले, इसलिए उसने खुद पूछताछ की। ओवेन ने उसे आराम से पानी पिलाया और शांति से सामने बैठ गया। ओवेन का चेहरा बदलना तेज था। आखिरकार वह टूट गया, लेकिन सभी को हैरानी हुई कि वह उनकी पहचान अच्छे से जानता था। उसकी बात बम से ज्यादा चौंकाने वाली थी। ऐसा लगा जैसे कोई जानबूझकर उन्हें यहाँ कैद कर रहा है। मकसद साफ था, ओवेन और जैक की डिवाइस। ओवेन ने गुस्से में उसे जबरदस्ती आंख की दवा का इंजेक्शन लगा दिया। एंडरसन रोकने दौड़ा आया। दोनों का ध्यान हटते ही हथियारबंद व्यक्ति ने कान से जहर वाली ईयर वैक्स निकालकर मुंह में डाल ली। रोकने की कोशिश नाकाम रही। सभी को लगा कि एंडरसन की दखलंदाजी ने ही उसे मौका दिया। तुरंत परिचित टिक टिक सुनाई दी। सभी ने उसके शरीर की जांच की। पीठ पर वही बम था। एंडरसन ने पहले जांच में कहा था कि कुछ नहीं मिला। जिम्मेदारी पूछने का समय नहीं था। सभी तेजी से पूछताछ कक्ष से भागे। सबसे अहम सुराग फिर टूट गया। अब सबसे संदिग्ध व्यक्ति जैक से बदलकर सेफ हाउस मैनेजर एंडरसन हो गया। गुस्सैल सोरो ने बंदूक निकाली और रूसी रूलेट खेलकर सच उगलवाने को कहा। पास के ओवेन ने नहीं रोका। एंडरसन सेफ हाउस का मैनेजर था। दूसरी लहर के हथियारबंद लोग ऊपर इतना शोर मचा रहे थे, फिर भी उसे पता नहीं चला। साथ ही उसने कैदी को आत्महत्या का मौका दिया। इससे उसके इरादों पर शक होना स्वाभाविक था। शायद कैदी उसे बेनकाब न कर दे, इसलिए ऐसा किया। लेकिन पुख्ता सबूत के बिना आपस में लड़ना सबसे बेवकूफी भरा फैसला होता। इसलिए सभी ने एंडरसन की बंदूक छीन ली और उसे दूसरी मंजिल पर ताला लगा दिया। ओवेन ने हथकड़ी की चाबी पास के हैंगर पर रख दी। अब रात हो चुकी थी। होल्टन ने जैक को समझाया कि अब सभी एक ही तरफ हैं। छिपे हुए राज खोलकर ही दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। जैक का मन डोलने लगा। होल्टन सही कह रहा था। जिंदा रहना है और बलिदान रोकना है तो एक होना होगा। इसीलिए उसने छिपाना बंद कर दिया। दरअसल जैक के पास मौजूद यह डिवाइस देश के परमाणु हथियार लॉन्च का मोबाइल हब थी। ये लाल बिंदु परमाणु हथियार वाले लॉन्चर थे और ओवेन के पास रेटिना स्कैनर डिकोडर था। दोनों मिलकर सीधे परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकते थे। इसकी गुप्त जानकारी सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को थी। यही लगातार हमलों की असली वजह थी। मुख्य आरोपी उपराष्ट्रपति के काफिले और सिटी हॉल में नाकाम रहा, इसलिए वह जैक और ओवेन को इस सेफ हाउस में अलग करके दोबारा छीनने की कोशिश कर रहा था। सबसे बड़ा शक रक्षा मंत्रालय के जनरल मार्शल पर था। उसका कहा गया समर्थन यानी ये हमलावरों के ग्रुप थे। अब भागने की संभावना कम थी और एंडरसन शायद गद्दार था। ओवेन रसोई की बैकअप बैटरी उपकरण कक्ष में ले गया और उन्हें जोड़ा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जानने वाले ओवेन ने दोनों को कनेक्ट किया। उड़ा हुआ कंप्यूटर चमत्कारिक रूप से चालू हो गया, बस नेटवर्क नहीं था। होल्टन ने मॉनिटरिंग देखने को कहा, हालांकि उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसने वैसा ही किया। ओवेन ने पिछले 48 घंटे की मॉनिटरिंग देखनी शुरू की, लेकिन इसी दौरान बाहर वालों को फिर से टिक टिक की आवाज दरवाजे से आई। सभी ने बंदूकें तान ली। ओवेन ने एक पल भी बर्बाद किए बिना एक हाथ से दरवाजे पर निशाना साधा और दूसरे से तेजी से मॉनिटरिंग आगे बढ़ाई। बाहर तीसरी लहर के हथियारबंद लोग लिफ्ट शाफ्ट उड़ाकर अंदर घुस आए। सोरो सबसे पहले गोली लगने से गिरा। जैक और होल्टन ने दुश्मनों से गोलीबारी शुरू की। जैक एक बनाम दो था। हालांकि आने वाले लोग साधारण नहीं थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के साथ चलने वाला एजेंट होने के नाते जैक भी कमजोर नहीं था। जब वह दो को रोके हुए था, घायल सोरो जैक और होल्टन की मदद नहीं कर पा रहा था। एंडरसन बार बार चाबी मांग रहा था। हिचकिचाहट के बाद भी उसने चाबी दे दी। दूसरी मंजिल पर एंडरसन ने हथकड़ी खोली। उसने पहले सोरो के घाव पर कपड़ा बांधा, लेकिन दर्द में उसने बंदूक छोड़ दी। ठीक तभी एंडरसन ने अचानक चाकू से उसका गला काट दिया। ओवेन को इधर एक जरूरी सुराग मिला। मॉनिटरिंग में दिखाया गया कि सेफ हाउस के असली मैनेजर को एक रहस्यमय व्यक्ति ने मार डाला था और वह रहस्यमय व्यक्ति एंडरसन ही था। ओवेन सबको बताना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। इस समय जैक बुरी तरह घायल था। असली रूप दिखाते हुए एंडरसन ने चाकू सीधे उसके दिल में घोंप दिया। जैक मौके पर मर गया। एंडरसन ने उसके शरीर से मोबाइल हब डिवाइस ले ली। साथी ने ओवेन का डिकोडर भी ले लिया। अब सिर्फ वह और होल्टन बचे थे। एंडरसन का असली नाम कोड नेम कॉपरहेड स्नेक था। उसका मानना था कि युद्ध ही दुनिया में शांति ला सकता है। ओवेन अभी काम का था। होल्टन को उसने बेरहमी से सिर में गोली मार दी। साथी ने जैक का लॉन्च डिवाइस खोला। कॉपरहेड स्नेक ने जबरदस्ती ओवेन की आंख की पुतली स्कैन की। डिकोडर से एक परमाणु मिसाइल एक्टिवेट की। ओवेन को हैरानी हुई कि निशाना उनका अपना वॉशिंगटन डी बैरेसी था। 1 मिनट बाद मिसाइल लॉन्च हो जाती। कॉपरहेड स्नेक ने ओवेन को इस साथी के हवाले किया। उसने ओवेन को मुक्का मारा और कंधे पर उठाकर दूसरी मंजिल ले गया, लेकिन उन्होंने ओवेन की विरोध करने की ताकत को कम आंका। बिस्तर के पास उसके प्रेमी डैनियल का शव था और शव में उसकी सर्विस गन थी। यही ओवेन को मौका दिया। लॉन्च के आखिरी पल में ओवेन ने स्टॉप बटन दबा दिया। सेफ हाउस में छिपे सभी लोग ओवेन को छोड़कर मर चुके थे। इस समय जनरल ने दूर से
कम्युनिकेशन फिर से शुरू किया। कॉपरहेड स्नेक को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ओवेन को यकीन हो गया कि कॉपरहेड स्नेक और जनरल एक ही गिरोह के हैं। तीसरी लहर के हथियारबंद लोगों ने लिफ्ट शाफ्ट उड़ा दिया था। वह उसी से सफलतापूर्वक भाग निकला। कमांड सेंटर में सभी की पहचान जनरल के पास थी, लेकिन सेफ हाउस की स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। कॉपरहेड स्नेक से संपर्क नहीं हो रहा था। उसे लगा कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए सभी डिवाइस बंद करने को कहा। जनरल के आदेश से पता चला कि यह सब सिर्फ उनकी योजना का हिस्सा था। सभी के जाने पर मौके पर छोड़ा गया बम सबूत मिटाने के लिए काफी था। बाहर निकला ओवेन अकेला सड़क पर चल रहा था। उसे हैरानी हुई कि जनरल भी अभी अभी इसी इमारत से नीचे उतरा था।